एक तरफ बंगाल में भुखमरी से हाहाकार मचा हुआ था, लाखों लोग अपनी जान गंवा रहे थे, और दूसरी तरफ लंदन में कंपनी के अफसर अपनी तिजोरियां भर रहे थे। ये सिर्फ एक संकट नहीं था, ये सरासर एक नैतिक पतन था। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। बात है 1757 की। प्लासी की लड़ाई के बाद कंपनी को सिर्फ व्यापार करने का हक नहीं मिला, बल्कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा से टैक्स वसूलने का अधिकार भी मिल गया। मतलब अब वो सिर्फ व्यापारी नहीं, दीवान थे, और उनकी लूट का कह सकते हैं एक तरह से खुला लाइसेंस मिल गया था। और इस लूट और बदइंतजामी की कीमत किसने चुकाई? आम लोगों ने, अपनी जान से। अंदाजा है कि उस भयानक अकाल में 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। खेत के खेत वीरान पड़े थे और कंपनी टैक्स वसूलने में लगी हुई थी। और सबसे हैरान करने वाली बात सुनिए, जिस वक्त बंगाल में लोग भूख से दम तोड़ रहे थे, उस वक्त लंदन में बैठे कंपनी के शेयर होल्डर 12% का मोटा डिविडेंड अपनी जेब में डाल रहे थे। इससे कंपनी की बेहिसी और लालच का साफ पता चलता है। अब जाहिर है ये अन्याय की गूंज लंदन तक तो पहुंचनी ही थी। एडमंड बर्ग जैसे बड़े नेताओं ने संसद में सवाल उठाया कि क्या एक ट्रेडिंग कंपनी को एक देश पर शासन करने दिया जा सकता है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये वो चिंगारी थी जिसने ब्रिटिश सरकार को नींद से जगाया और पहला कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। और इसी दबाव के चलते सामने आया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये ब्रिटिश सरकार की पहली बड़ी कोशिश थी कंपनी के मामलों में दखल देने की, इस पूरी अराजकता पर लगाम लगाने की। हालांकि ये कोशिश पूरी तरह से कामयाब नहीं हुई। तो इस एक्ट में मोटे तौर पर 4 बातें थीं। 1, वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया ताकि एक सेंट्रल अथॉरिटी हो। 2, उसकी मदद के लिए 4 लोगों की एक काउंसिल बनाई गई, लेकिन एक पेंच था, गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर नहीं थी। 3, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, पर उसके और काउंसिल के अधिकार अक्सर आपस में टकराते रहते थे। और 4, भ्रष्टाचार रोकने के लिए डिविडेंड कम किया गया और निजी व्यापार पर रोक लगा दी गई। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ये पहली कोशिश काफी नहीं थी। 1773 एक्ट की अपनी कमियों ने हालात को सुधारने के बजाय और ज्यादा बिगाड़ दिया। नए विवाद खड़े हो गए और ये साफ हो गया कि सिर्फ नियम बना देना ही काफी नहीं होता। तो हुआ ये कि एक तरह वॉरेन हेस्टिंग्स अपनी ही काउंसिल से लड़ता रहा और सारे फैसले अटके पड़े थे। ऊपर से कंपनी मराठों और मैसूर से महंगे युद्धों में उलझ गई। और फिर आया 1775 का नंद कुमार केस। ये बहुत बड़ा स्कैंडल था। हेस्टिंग्स पर आरोप लगा कि उसने अपने एक विरोधी को रास्ते से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का गलत इस्तेमाल किया। इन सब वजहों से ब्रिटेन में इतना बड़ा राजनीतिक तूफान आया कि हेस्टिंग्स पर महाभियोग चलाया गया, जिसने कंपनी के अंदर के भ्रष्टाचार की पोल खोल के रख दी। तो जब पहला कानून फेल हो गया, तो ब्रिटिश सरकार समझ गई कि अब सिर्फ नकेल कसने से काम नहीं चलेगा, अब लगाम पूरी तरह हाथ में लेनी पड़ेगी। और इसी सोच के साथ 1784 में आया पिट्स इंडिया एक्ट। ये सिर्फ रेगुलेशन नहीं था, ये सीधा कंट्रोल था। उस वक्त के प्रधानमंत्री विलियम पिट द यंगर ने एक लाइन में सबक साफ कर दिया। उन्होंने कहा, व्यापार उनका लेकिन इलाका हमारा। मतलब साफ था, कंपनी अब सिर्फ व्यापार करेगी, राज ब्रिटिश सरकार करेगी। ये भारत पर ब्रिटिश दावे का एक सीधा ऐलान था। और इसी एक्ट ने जन्म दिया एक बहुत ही दिलचस्प सिस्टम को, जिसे कहते हैं डुअल गवर्नमेंट या दोहरी सरकार। इसमें पावर को आप कह सकते हैं 2 हिस्सों में बांट दिया गया। राजनीतिक और सैनिक ताकत ब्रिटिश सरकार के पास और व्यापार का काम कंपनी के पास। तो ये बंटवारा हुआ कैसे? देखिए, सिस्टम बहुत सीधा था। जितने भी राजनीतिक, सैनिक और नागरिक मामले थे, उनका कंट्रोल चला गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास, जो सीधे लंदन में सरकार को जवाब देता था। और कंपनी के पास, उसके पास बचा सिर्फ व्यापार का काम, जिसे उसका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखता था। असल में कंपनी अब सिर्फ क्राउन की एक एजेंट बनकर रह गई थी। इस नए एक्ट ने पुरानी कई गलतियों को सुधारा। पहला, एक ताकतवर बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। दूसरा, गवर्नर जनरल की काउंसिल छोटी कर दी गई ताकि वो आसानी से फैसले ले सके, मतलब उसे और मजबूत बनाया गया। और तीसरा, भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया। सभी अफसरों के लिए अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना जरूरी कर दिया गया। और शायद सबसे बड़ी बात, इस एक्ट ने पहली बार ऑफिशियली कंपनी के जीते हुए इलाकों को भारत में ब्रिटिश पोजेशंस यानी भारत में ब्रिटिश संपत्ति का नाम दिया। ये सिर्फ नाम बदलना नहीं था, ये एक ऐलान था कि भारत में अब असली ताकत ब्रिटिश क्राउन है। तो अब सवाल उठता है कि इन दोनों एक्ट्स का लंबे समय में क्या असर हुआ।
इन्होंने ही उस ढांचे की नींव रखी जिसे हम आगे चलकर ब्रिटिश राज के नाम से जानते हैं। देखिए, इन्हीं कानूनों से रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट आया, मतलब कोर्ट, ऑडिट और जवाबदेही। इन्हीं से भारत का शासन सीधे लंदन से जुड़ गया। कंपनी अब मालिक नहीं बल्कि क्राउन की एक एजेंट बनकर रह गई थी। और असल में यहीं से 1858 का रास्ता बना, जब क्राउन ने पूरी तरह से सत्ता अपने हाथ में ले ली। तो कुल मिलाकर कहानी क्या है? कहानी है रेगुलेशन से रूल तक की, एक ट्रेडिंग कंपनी के हाथ से सत्ता छीनकर सीधे क्राउन के हाथ में जाने की। इस पूरे सफर को हम 3 बड़े पड़ावों में देख सकते हैं। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, जो कंट्रोल करने की पहली कच्ची कोशिश थी। फिर 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, जिसने क्राउन को सबसे ऊपर ला खड़ा किया। और आखिर में 1857 के विद्रोह के बाद 1858 का वो एक्ट जिसने कंपनी के रोल को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और आखिर में हम एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। क्या कंपनी का लालच और बदइंतजामी इतनी बढ़ चुकी थी कि ब्रिटिश सरकार का दखल देना जरूरी हो गया था, या फिर ये सब सत्ता पर पूरी तरह कब्जा करने का एक सोचा समझा प्लान था? इस पर सोचिएगा जरूर।